नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यप्रभा आप सभी का डॉक्टर संजय होम्योपैथी के सबसे पहले पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में है लखनऊ के जाने माने होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर संजय सिंह सर। पिछले 23 वर्षों से सभी तरह के एक्यूट और क्रोनिक केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम सर से जानेंगे ऑटिज्म और होम्योपैथी के बारे में। तो सबसे पहले सर मैं चाहूंगी कि आप होम्योपैथी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, होम्योपैथी बहुत ही रिफाइंड पैथी है और डॉक्टर हेनमन के पहले भी डॉक्टर हेनमन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पे काम किया था, लाइफ क्योर्स लाइफ, ये थ्योरी पहले भी थी। डॉक्टर हेनमन ने भी ट्यूलिंस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो उन्होंने ये पढ़ा कि सिंकोना बाग जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो सिम्टम प्रोड्यूस करती है, वही मलेरिया के या जो जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम किसी पेशेंट में आ रहे हैं, उसको दिया रही तो वो क्योर करती है। तो डॉक्टर हेनमन के इसको जानने के लिए क्या है, सही है या गलत है, इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे सिंकोना बाग के साथ, और उन्होंने दिखा कि नहीं, जो लिखा है वो सही लिखा है, कि जो भी सिम्टम आ रहे थे सिंकोना बाग में हेल्दी ह्यूमन बीइंग प्रोबिंग के दौरान, वही सिम्टम्स मिले उन्हें मलेरिया के या किसी फीवर के सिम्टम में। तो उन्होंने उसको दिया उस पेशेंट को और वो ठीक हुआ। वहीं से होम्योपैथी की शुरुआत हुई और तब से ये काफिला चल ही रहा है। और डॉक्टर हैनीमैन से शुरू होकर आज लाखों की संख्या में होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। सर, होम्योपैथी के बोला जाता है कि साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं या ये रूट कॉज तक पहुंचकर अच्छे से रिजल्ट देती है, तो ये कैसे काम करती है? देखिए, कुछ लोग इसे प्लेसिबो थेरेपी भी कहते हैं। बहुत से जर्नल्स में छपा, बहुत सी जगह लिखा गया कि होम्योपैथी इज अ प्लेसिबो थेरेपी। तो मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो लोग ये मानते हैं या जिनको ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई बीमार हो, तो पहले वो डॉक्टर से प्लेसिबो लेकर ही खाएं, और ना ठीक हो तब वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं और उससे होम्योपैथी मेडिसिन लें। तब उनको समझ में आएगा कि ये प्लेसिबो इफेक्ट है या होम्योपैथी का इफेक्ट है। ओके सर। ठीक है सर, तो अब हम बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। तो ऑटिज्म क्या है और बच्चों में ये कब देखने को मिलता है? ऑटिज्म जिसको कहा गया पूरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो पहली बात ऐसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहा गया है? बाकी में तो कहा जाता है कि कोई बीमारी हो तो ये डिजीज है वो डिजीज है, यहाँ स्पेक्ट्रम शब्द क्यों लगाया गया? स्पेक्ट्रम का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं, वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ बहुत डल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, कुछ मिडिल में है, कुछ एकदम नहीं है। तो कई सारे वेरिएशंस हैं पेशेंट्स की वैरायटी में, इसलिए इसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया है। ओके सर। बच्चों में 6 महीने के बाद बच्चा जो है, अगर आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे साल भर का बच्चा जो है माँ पापा बोलने लग जाता है, और अगर वो नहीं बोल रहा है और आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, अपने आप में व्यस्त है, चाहे वो लेटा हुआ है तो अपने आप में व्यस्त है, हाथ पैर चला रहा है, या वो थोड़ा बहुत चलने फिरने भी लगा है हल्का फुल्का, तो वो दौड़ भाग रहा है लेकिन आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी है, आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे ऑटिज्म हो सकता है। ओके सर। तो ऑटिज्म में सर किस वजह से होता है, इसका क्या कारण होता है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अभी इस पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है कि क्यों होता है, क्या कारण है, लेकिन होम्योपैथी कहती है कि एविल थिंकिंग इज अ रूट कॉज ऑफ डिजीज। तो हमारा ये मानना है कि बच्चे में तो एविल थिंकिंग होती नहीं है। हम्म। जरूर वो अपनी माँ से लेकर आया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसने या तो कोई स्ट्रेस लिया या कोई और उसे प्रॉब्लम रही जिसको उसने फेस किया, या फिर फैमिली में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कौन बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे में जाती हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के फॉर्म में ही सब में जाए। हो सकता है ओके किसी में सर। वो हाइपोथायराइडिज्म दिखाई दे, किसी में क्या कहते हैं कुछ और दिखाई दे, किसी में अर्थराइटिस दिखाई दे, किसी में अस्थमा दिखाई दे। तो हम लोग ये भी काउंट करते हैं कि वो 3-4 पीढ़ियों से क्या क्या बीमारियां लेकर आ रहा है, और उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके सर, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि होम्योपैथी में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर रहे कि यहाँ पे जो केस टेकिंग होगी वो एटलीस्ट 45 मिनट्स की होगी, क्योंकि हमें पूरी हिस्ट्री जाननी होती है, उस रूट कॉज तक पहुंचना होता है। काफी पेशेंट्स बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि भाई डॉक्टर इतना सवाल जवाब क्यों कर रहा है। तो सर, इस पे आप क्या कहना हाँ, बहुत चाहेंगे? सारे पेशेंट्स को लगता है कि मैं
मीठा खाता हूँ, नमकीन खाता हूँ, इससे सर को क्या मतलब है हम्म। ना? मेरी बैकग्राउंड फैमिली में क्या हुआ था, या मैंने क्या स्ट्रेस लिया था। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे पास एक पेशेंट आया और उसको कुछ स्किन प्रॉब्लम्स थी, कुछ और भी प्रॉब्लम थी। उसकी हिस्ट्री ली जा रही थी, तो वो कह रहा है कि मैंने पूछा उससे कि पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, तो वो एकदम बताना चाहा रिजिड था कि उससे आपसे क्या मतलब है, हमारी हम्म। पास्ट हिस्ट्री से क्या मतलब। उसके फादर भी पूछने लगे, तो मैंने समझाया, लेकिन समझ में शायद बात मेरी आई नहीं कि ये पास्ट हिस्ट्री क्यों पूछ रहे हैं। तो होम्योपैथी में पास्ट हिस्ट्री, आप कैसे सोते हैं, आप कैसे डॉक्टर के पास आके बैठे हैं, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप खड़े हैं बैठे हैं, आप सोते कैसे हैं, आपको सपने कैसे आते हैं, आपकी प्यास कैसी है, बहुत चीजें देखी जाती हैं। बड़ा लंबा प्रोसीजर है होम्योपैथी हिस्ट्री लेने का। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट लगते ही लगते हैं। किसी किसी पेशेंट में वो 1 घंटा भी लग जाता है। तो जब भी आप कहीं भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाएं, आपसे पूछता है बहुत सारी चीजें, तो आप उसका जवाब जरूर दें, सोच समझ के जवाब दें। तो जल्दबाजी नहीं होती है कि आपको ठंडा पसंद है या गर्म पसंद है। आप अच्छे से सोचें, उसके बाद उससे जवाब दें कि आपको क्या पसंद है, आप कैसे सोते हैं, या आप इवन आपके डॉक्टर के पास कैसे बैठे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, ये भी हमारे यहाँ जो है इम्पोर्टेंट है। ओके सर। तो अब हम बात करते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए क्या खाने में देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, या किस तरह की एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए या किसी में नहीं होना चाहिए। देखिए, बहुत सी थेरेपीज चल रही है, तो आप चाहें तो होम्योपैथी मेडिसिन के साथ अपने बच्चे को थेरेपीज भी दिला सकते हैं। और सबसे अच्छी जो थेरेपी है वो माँ बाप कर सकते हैं, यस सर। जो पूरा दिन बच्चे के साथ रहते हैं। जितना वो सिखाएंगे, जितना वो इंटरेक्ट कराएंगे, उतना और कोई नहीं करा सकता। लेकिन थेरेपिस्ट का अपना रोल है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि थेरेपिस्ट का अपना रोल नहीं है। लेकिन फिर भी थेरेपिस्ट कराएं, लेकिन बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए ले जाएं, बच्चे को खिलाएं बैठा के, बच्चे को पढ़ाएं बैठा के, बच्चे को चीजें सिखाएं। आप पार्क में ले जाएं, वहाँ बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराएं, उसका एक एक चीज को उसे कई बार दिखा के उससे पूछें, उसे बताएं, तो धीरे धीरे बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। और होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है इसमें। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं होम्योपैथी में ऑटिज्म के। पर्टिकुलरली ये 4-5 सालों में जो है इधर ऑटिज्म के बच्चे ज्यादा पड़ रहे हैं। इसका एक कारण मोबाइल भी, जब से कोरोना लगा है उसके बाद से कोविड आया, तो बच्चे घर के अंदर पैक हो गए, और माँ बाप ने उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। जब बच्चा पैदा होता है, माँ वर्किंग है, तो उसने बच्चे को मोबाइल दे दिया कि बच्चा देखेगा, खुश रहेगा, और हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम अपना सारा काम कर लेंगे। ये अच्छी चीज नहीं है। बच्चों को मोबाइल कम से कम दे। वन ऑफ द कॉज ये भी है कि मोबाइल भी हमारे बच्चों को ऑटिज्म की तरफ ले जा रहा है, या बहुत देर तक टीवी देखना भी ऑटिज्म की तरफ ले जा रहा है। बच्चा नॉन लिविंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहता है इन कंपेरिजन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कहें आप लोगों के साथ या जानवरों के साथ, किसी के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। और खाने में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिसर्च कहती हैं कि चीनी खाने से हाइपर एक्टिव, हालांकि चीनी ग्लूकोज तो बॉडी में सीधे ब्लड में जाता है सीधे, तो वैसे भी चीनी तो वैसे भी किसी को भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सल्फर की कोटिंग होती है, बहुत सारी बीमारियां पैदा करती है। बच्चों को तो एकदम नहीं देना चाहिए। अभी एक रिसर्च में पेपर में छपा भी था कि 2 साल से पहले बच्चों को चीनी देना उनकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो चीनी बंद करें आप बच्चों की, कम से कम दें। आप फ्रूट्स कुछ भी खिलाएं, हेल्दी डाइट में कुछ भी खिलाएं। और दूसरा चीज़ है, ग्लूटेन के लिए कहा जा रहा है आजकल, तो ग्लूटेन भी उतना अच्छा नहीं है। आप मिलेट्स खिलाएं बच्चे को अपने। आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी बच्चों में रहता है, ऑटिज्म बच्चों में जबरदस्त रहता है, क्योंकि हाइपर एक्टिव रहेगा और पानी वानी कम लेता है, तो कॉन्स्टिपेशन। तो आप मिलेट्स वगैरह खिलाएंगे तो आप इससे ही बचे रहेंगे कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन दिखाई दे। ओके सर। तो अगर बच्चे को शुगर नहीं दे रहे हैं, ग्लूटेन नहीं दे रहे हैं, तो क्या चीज ज्यादा खाने में आप देनी हेल्दी चाहिए। फ्रूट्स दें, है ओके सर। ना? बाकी डाइट में आप कुछ भी खिलाएं, आप सैलेड दें, वेजिटेबल्स दें, है ओके सर। ना? बाकी मिलेट्स की रोटी हम लोग कहते हैं, रागी की रोटी है, मक्का की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मिक्स करके आजकल लोग मिक्स यूज कर रहे हैं आटा बना के, आप उसको भी खिला सकते हैं। और उसको चाले नहीं, चोकर नहीं निकालें। चोकर का भी बहुत फायदे हैं। चोकर आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। बच्चों में जो आता है, बच्चों में ऑटिज्म के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है। तो आप आटा ऐसे ही माड़ें, साफ पिसाएं, अच्छा पिसाएं, और हो सके तो खुद ही सामान खरीदें, उसे साफ करके अच्छे से पिसा लें। वो ज़्यादा बेनिफिशियल। इन कंपनियों जो आप आटा खरीदते हैं, वो सब पॉलिश होके आता है, तो वो मैदे की तरह ही होता है। तो मैदा तो वैसे ही पेट के लिए हानिकारक है। ओके सर। सर अब हम बात करते हैं कि क्या ऑटिज्म के बच्चों का आईक्यू नॉर्मल से कम होता है या कैसा होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नॉर्मल से कुछ में हो सकता है, कुछ इसीलिए कहा गया ना, स्पेक्ट्रम कहा गया उसे, कि हाईली इंटेलिजेंस से लेकर डल तक हो सकता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसका आईक्यू कम नॉर्मल होता है। बच्चों से कम। बहुत से बच्चों का, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, बिल गेट्स की बात करें,
तो अच्छे साइंटिस्ट थे। बिल गेट्स को सभी लोग जान ही रहे हैं, बिल गेट्स को। ये दोनों लोग भी ऑटिज्म के बच्चे रहे हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने किया। तो जीनियसेस। ये जीनियस है। तो हम्म। ये नहीं कह सकते आप कि आपका बच्चा जो है ऑटिज्म है आपके बच्चे को, तो वो जीनियस नहीं होगा। वो सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, कि अपने आप से मतलब रखता है, अपने काम में बिजी रहता है, तो वो दूसरी चीजें सीख नहीं पाता है, हम्म। कि वो माँ बोलना है, पापा बोलना है, या खाना। अब बच्चा क्या करता है, नॉर्मली जो बच्चा होता है 1 साल में जो है वो माँ पा बोलने लगता है। लेकिन ऑटिज्म के अगर कुछ लोग सोचते हैं ये स्पीच डिले है। ओके सर। बहुत से लोगों को लगता है कि अरे बच्चा 1 साल में नहीं बोला तो 1.5 साल में बोलेगा, 2 साल में बोलेगा, फलाने का बच्चा जो है 3 साल बाद बोला था। तो ठीक है, स्पीच डिले भी हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा स्पीच डिले के साथ साथ इंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड है, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें इसको डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे को कोई और बीमारी तो नहीं हो रही है, या हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ऑटिज्म भी हो सकता है, और हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी भी हो सकता है उसको। ओके तो सर। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें आपको जब भी लगे, और अपने बच्चे पे निगाह रखें कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, क्या हम्म। वो बिहेवियर उसका नॉर्मल है या नॉर्मल है। अब जिस उम्र में बच्चे को अपने बोल के बताना चाहिए कि हमें पानी चाहिए, या उसे कह रहा है कि वो दुकान पे गया कि पापा वो सामान चाहिए, तो वो आपसे वो ऐसे नहीं मांगेगा कि वो सामान चाहिए। वो आपकी उंगली पकड़ेगा, कहेगा ये दिलाइए। हम्म। वो उधर करते सेंट्रलाइज करेगा, उधर इंडिकेट करेगा कि हमें ये सामान चाहिए। अपनी उंगली से नहीं बताएगा ऑटिज्म का ओके बच्चा। सर। या पानी मांगना है तो आपको पकड़ के ले जाएगा, माँ को या पापा को, कि मुझे मुझे पानी दो। पानी नहीं बोलेगा, उसे पता ओके है, ओके। लेकिन वो बोलेगा नहीं। ओके सर। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि आप अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं कि बच्चा कहीं ऐसी हरकतें नहीं कर रहा है, स्पीच डिले हो रहा है, या वो सिर्फ इंडिकेशन में बात कर रही है, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट के बाद कितने बच्चे लगभग, क्या वो बहुत नॉर्मल सारे लाइफ बच्चे आते हैं हमारे हम्म। यहाँ, 5 6 7 सालों में इधर ऑटिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत से बच्चे हैं जो नॉर्मल हो गए हैं। बहुत से ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहे हैं जो जिनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जितना अर्ली बच्चा आएगा, अगर साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा आता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी सेट होता है। और जितना डिले करता है, 8 9 साल का बच्चा आता है, उसमें डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, उसके अंदर चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। तो पेशेंट को, पेशेंट के पेरेंट्स को, इन सबको कहते हैं होम्योपैथी में आने के बाद एक पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी चीज़ें आपको सही दिखाई देंगी। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर सही मेडिसिन मिलती है तो वो मिरेकल्स बहुत सारे हमने देखे हैं। हमने तो लाखों मिरेकल्स देखे हैं अपनी 25 23 साल 24 साल की प्रैक्टिस में। ओके सर।